नमस्कार। 11th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट्स। सेट्स बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेट होता क्या है। इसके बाद हम लोग पहले जो है कंप्लीट थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का जितना भी सवाल है सारा का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is called set। बोलने का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी इसको आराम से देख सकते हैं। सेट का हिंदी समुच्चय होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोले कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक सेट बनाएं तो वो सेट बनेगा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जो मेरा होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? तो वेल डिफाइंड का मतलब हम एग्जांपल के रूप में समझाते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा कि वेल डिफाइंड का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सुपरिभाषित। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी बताया जा रहा है वो क्लियरली मतलब पता लगे, आपको आपके जानकारी में हो। जैसे कि हम बोले कि इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल का सेट, तो ये जो है वॉवेल आपको पता है, आप वॉवेल को लेके एक सेट बना सकते हैं। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट का जो वॉवेल हम बोले तो ये अपने आप में एक वेल डिफाइंड है। जैसे हम बोले क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट, तो क्लास 11th के या फिर किसी स्कूल मतलब यदि बोलते हैं कि आपके स्कूल के क्लास 11th के सेट, 11th का सेट बनाने बोले, तो आप अपने स्कूल में क्लास 11th में जो भी हैं सारे से आप परिचित हैं, मतलब सारे के बारे में जानकारी आपको अवेलेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट तैयार कर सकते हैं। उसी तरह जैसे हम बोलें कि आप भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के सभी राष्ट्रपति का सेट बनाइए, तो स्वतंत्र भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी है, उसका भी आप सेट बना सकते हैं। तो ऐसे जो भी कलेक्शन होंगे ये सारे वेल डिफाइंड होंगे कि जिसके बारे में हमें जानकारी होगा। बट यदि हम बोलें कि आप अपने क्लास के अच्छे स्टूडेंट का सेट बनाइए, आप भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का सेट बनाइए, आप अपने मोहल्ले के अच्छे लोगों का सेट बनाइए, तो ऐसे केस में हम मेजर नहीं कर पाते हैं कि आप किस कंडीशन में लोगों को अच्छे बना रहे हैं। सपोज यदि क्लास में किसी को पढ़ने के अकॉर्डिंग हम अच्छे बना रहे हैं या फिर इंटेलिजेंट उसको बना रहे हैं, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर हो बट वो खेलने में इंटेलिजेंट हो। तो ये इंटेलिजेंसी बोलें या गुडनेस बोलें, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका डिफिनेशन अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग हो जाता है। कोई हो सकता है खेलने में अच्छा हो, कोई हो सकता है पढ़ने में अच्छा हो। तो जो मानते हैं जो खेलने में अच्छा है तो ऐसा नहीं उसको हम मानते हैं अच्छे की लिस्ट में मानते हैं। पढ़ाई का यदि लिस्ट बनाए तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको हम शामिल, उसको तो यहाँ पढ़ाई में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, खेलने में अच्छा है। तो डेट मीन्स बोलने का ये मतलब हुआ कि जो देयर इज नो एनी मेजरमेंट टू मेजर द इंटेलिजेंसी ऑफ एनीवन, यानी ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी इंसान का इंटेलिजेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा जो भी केस आएगा हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर सेट में हम किसको लें, तो ये सारा आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके हम सेट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको बोलेंगे कि
इंडियन क्रिकेट टीम के अच्छे प्लेयर को लेके आप सेट बनाइए तो ये सेट नहीं बन सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है। हम बोले इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का सेट, तो ये सेट पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट ये वेल डिफाइंड है, इसका हम सेट बना सकते हैं। तो अभी तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरह का आपको जस्टिफाई करने के लिए एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा बहुत सारा सवाल, आपको जस्टिफाई करना है कि वो सेट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। चलिए आगे अब सिंबल पर बात करते हैं कि मतलब सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को हम बेसिकली एक ही सिंबल होता है जो स्मॉल ब्रेसेस इस तरह से लिखते हैं, तो इसके अंदर हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके अंदर जो होता है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं, और ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है ये मेरा कहलाता है एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ सेट। ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है ये मेरा एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक और सिंबल हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली ये ग्रीक सिंबल है जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बेसिकली हम जो जैसे ये सिंबल हुआ मेरा बिलोंग्स टू इज कॉल्ड मेंबरशिप रिलेशन। यानी बोलने का मतलब हुआ ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, ये इस सेट के एलिमेंट या फिर मेंबर जो हुआ उसका इस सेट के साथ में जो रिलेशन है उसको बताएगा। कि मतलब रिलेशन का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आप देखने का प्रयास करिएगा, हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। जैसे कि हम एक सेट बनाए और इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट लिए, ये मेंबर लिए। कभी कभी सेट को कुछ अलग नाम से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे ए बराबर इस सेट को बोल दिए, ठीक है। तो जनरली बेसिकली हम लोग जो है कैपिटल लेटर से ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि ए बराबर ये सेट दिया हुआ है। अब जैसे हम इस मेंबरशिप रिलेशन का यूज करें तो इसके एलिमेंट से इस सेट में जो रिलेशन बताएगा, जैसे कि हम ये बोलें 1 इस सेट ए का एलिमेंट है तो हम ऐसे बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो सेट ए हुआ इसका 1 जो है एक मेंबर है या फिर एक एलिमेंट है जो कि इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और फिर बोल सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए। अब मानते हैं कोई ऐसा मेंबर जो कि इसका एलिमेंट ना हो, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इसमें ना हो, ठीक है, तो वैसे को हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे आप ये देखिए, जैसे हम बोले यहाँ पर 13 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये साइन जो ग्रीक का सिंबल है मतलब बिलोंग्स टू, जिसको कि हम लोग जो है मेंबरशिप रिलेशन बोलते हैं, जो कि सेट में जो एलिमेंट है या फिर उसका मेंबर है उसका उस सेट के साथ में रिलेशन को बताता है कि इसका ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग्स करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बेसिकली आप लोग बचपन में कुछ सेट के बारे में पढ़े होइएगा, लेकिन शायद उस समय ये नहीं जानते होइएगा कि ये सेट है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। जैसे कि हेडिंग बनाइए सम स्टैंडर्ड नोटेशन of some special set।
कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, यानी इस सेट को इसी नोटेशन से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। आप हमेशा यानी बेसिक अपने लोअर क्लास में 9th या 10th में ऐसा पढ़े होइएगा। जैसे कि एन के बारे में पढ़े होइएगा कि ये होता है नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका यदि हम सेट में लिखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता होगा 1 2 3 4 5 अप टू 7, ये सारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम जैसे W, ये हुआ होल नंबर, तो बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका हो गया होल नंबर। अब यदि हम पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नंबर और 0 और निगेटिव वाले पार्ट को भी यदि इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो ये मेरा इंटीजर बन जाता है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा समझिएगा, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और इंटीजर दैट मीन्स पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर हो गया, इसको जेड से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको, ये हो गया आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सेट यदि हम बनाएंगे तो 0 के साथ में ये पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म दोनों आएगा, +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरह से ये आएगा, ठीक है। ये आपका इंटीजर हो गया, पूर्णांक। उसके बाद हम बात करते हैं क्यू, रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले समझिएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको इस तरह से रहेगा P/Q के फॉर्म में, और यहाँ कंडीशन क्या है, Q जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड P एंड स्मॉल q है, P एंड Q आर इंटीजर्स। ये जो है P एंड Q, ये दोनों आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, कोई भी P और Q, सिर्फ ये 0 नहीं होना चाहिए Q, ये कंडीशन है। तो ये आप जानते हुएगा, पहले क्लास में है। आगे चलिए, आगे हम लोग बोलते हैं Q डैश, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर तो वैसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम बोल दिए √3 बोल दिए, ठीक है, √5 बोल दिए, √6 बोल दिए, √7 बोल दिए। तो इस तरह से जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर हो गया। आप लोअर क्लास में रेशनल और इरेशनल बारे में अच्छी तरह से पढ़े होइएगा। इसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए, थोड़ा सा हम सिर्फ बेसिक क्लास जो 9th 10th का कुछ बातें हैं थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। आप जानते होइएगा कि डेसिमल जो होता है, डेसिमल को बेसिकली हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, सिर्फ थोड़ा रफली हम बता रहे हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम बोलते हैं 2.5, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो फिक्स है, 5 के बाद बढ़ नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया आपका। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब 5 4 6 3 इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि टर्मिनेटिंग जो टर्म होता है, टर्मिनेटिंग को हम लोग P/Q के फॉर्म में बदल लेते हैं। जैसे 2.5 है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 10, ये 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, 5/2, ये आपका रेशनल नंबर हो जाता है। बट यदि हम नॉन टर्मिनेटिंग का बात बोलें तो इसको हम लोग नहीं बदल पाते हैं। अब यहाँ कंडीशन होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी आपका दो तरह से होता है।
एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग जो होता है, रिपीटिंग के अकॉर्डिंग जैसे हम बोले 3.3333, इस तरह से एक कोई बेसिकली यानी कंडीशन को फॉलो करते हुए ये रिपीट होते जाएगा ये वर्ड, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, ये आप लोअर क्लास में पढ़े होइएगा, सिर्फ हम रिकैप करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉन रिपीटिंग जो वर्ड होता है, जैसे कि मानते हैं कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 एट रैंडमली जो भी अपने मन से आते जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी ये 9th 10th का ही है, तो सिर्फ हम रिकैप करा दिए आपको। चलिए आगे, ये हो गया रेशनल और इरेशनल नंबर। अब जो है जैसे हम बात करें आगे, सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का, आर रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या हो गया, दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे हम रेशनल और इरेशनल दोनों को यदि मिला दिए तो ये मेरा रियल नंबर बन गया। दोनों को जोड़ने का मतलब हो गया ये हम मिलाना। जैसे कि हम रियल नंबर का एक लाइन बना के आपको दिखाते हैं। ये रियल लाइंस इस तरह से होता है, आपको बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव, ये जाते रहता है इधर भी, और इधर आपका -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये इधर जाते रहता है। तो ये जो रियल लाइन इसको बोला जाता है, वास्तविक इसको रेखा जो बोला जाता है, इसमें दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप सोच सकते हैं और इसमें नहीं है। ये लाइन कहीं से टूटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ये यानी दुनिया का सारा नंबर इसमें है और कहीं से भी टूटा हुआ नहीं रहता है। और कंडीशन क्या है, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें 2 बार आता है। ठीक है, इसका कोई भी नंबर जैसे 0 और 1 के बीच में, यहाँ इनफाइनाइट नंबर आपको मिल सकता है, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर या कोई भी नंबर के बीच में आप कोई भी नंबर लीजिएगा, तो वहां या तो वो नंबर अपने पहले वाले से या दूसरे वाले से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, बराबर कभी नहीं होगा। तो आपका सेट का भी तो कंडीशन यही बोलता है ना, सेट में भी यही बोला जाता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, कि मानते हैं एक नंबर को हम 2 बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है, ये रियल नंबर या रियल लाइन का, ये एक तरह से रियल लाइन भी होता है और एक सेट भी होता है, यानी रियल नंबर का यदि हम सेट बनाएं तो सारे नंबर जो दुनिया का आप सोच सकते हैं सारा इस सेट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है एक और दिखा दें, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, सच दैट कंडीशन यहाँ क्या होता है, x एंड y आर रियल, x और y आपका रियल होता है, रियल नंबर्स, एंड i इज इक्वल टू √-1, ये होता है। ठीक है, तो ये बातें आप अपने लोअर क्लास में भी जानते होइएगा, लेकिन सेट के रूप में नहीं जानते होइएगा, ये नंबर के रूप में जानते होइएगा। तो अभी हम जो है बेसिकली कुछ स्पेशल सेट के रूप में हम जाने कि यानी इसको नेचुरल नंबर को n से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, होल नंबर को w से ही, इंटीजर को i से ही, इसको q से ही, q डैश से ही, r से ही, c से ही, इसे कभी बदल के दूसरे फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 तरीका होता है। पहला एक होता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आइए समझते हैं। देखिए, किसी
टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जब भी किसी सेट को हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें डायरेक्ट उस सेट के सारे एलिमेंट, सारे मेंबर हमको नजर आते हैं। जैसे कि हम आपको बोले कि सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आप इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का सेट बनाइए, तो आप यदि हम इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो डायरेक्ट सारे मेंबर जो है उसको डायरेक्ट हमको नजर आना चाहिए। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये हो गया मेरा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। बट जब इसी सेट को हम सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट बिल्डर के फॉर्म में डायरेक्ट हमको एलिमेंट नजर नहीं आएगा, बट इसके बारे में जानकारी हमें एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। एक वेरिएबल के फॉर्म में जैसे हम ये बोले, यहाँ देखिए, इसको जैसे हम लिखते हैं x सच दैट x, ये x एक वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है, इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम सपोज करिए a बराबर एक सेट मान लिए, तो इसको भी a बराबर, तो आप देखिए सेम, दोनों सेम ही सेट है, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। पहले हम ऐसे टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में आप देखें कि डायरेक्ट हमको सारा मेंबर इसमें नजर आ रहा है, और इसको भी जैसे हम लिखेंगे टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। देखिए, आप जब एक्सरसाइज में सवाल को सॉल्व करिएगा तो उस समय हम प्रैक्टिस कराएंगे। आपको टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको बदलना है आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो आप देखिए, जैसे कि ऐसे ए, ई, आई, ओ, यू हमें दिया हुआ रहता तो उसे हम इस रूप में बदलते, एस सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वेरिएबल के फॉर्म में लिखे तो ये मेरा सेट बिल्डर के फॉर्म में हो गया। सपोज इसी तरह हमें यदि सेट बिल्डर के फॉर्म में ऐसा दिया हुआ रहता और हमें टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में पूछा जाता है इसको बदलिए, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते। तो ऐसा एक्सरसाइज में सवाल है। हम थ्योरी पढ़ने के बाद जब एक्सरसाइज पर जाएंगे तो सारे सवाल को देखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल में हम b बराबर एक सेट सपोज करिए ले लिए, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप बताइए? वेरिएबल के रूप में लिखना है, ऐसे लिखेंगे एस सच दैट एक्स, इस तरह से लिखिए, एस सच दैट एक्स इज ए ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, लेस देन 10, ऑड नंबर है जो कि 10 से लेस है, छोटा है, तो 10 से छोटा है तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चीजों को बदल सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सवालों में करेंगे आगे। देखिए, एक चीज और आपसे पूछते हैं। सपोज करिए एक सेट आपको इस तरह से दिया हुआ है कि x सच दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसा दिया हुआ है। x सच दैट x n बाय n प्लस 1 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। तो आप हमें ये बताइए, क्या ये सेट बिल्डर के फॉर्म में है या फिर टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में है? तो आपका जवाब ये होगा, ये जो है सेट बिल्डर के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है या एलिमेंट, इसमें एलिमेंट जो है, जो मेंबर है, ये डायरेक्ट हमको नजर नहीं आ रहा है, वेरिएबल के फॉर्म में है। इसी कारण जो है इसको हम बोलेंगे कि ये सेट बिल्डर के फॉर्म में है। इसको यदि हमें टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में बदलना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, n की जगह जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। फिर 2 जब रखेंगे 2 बाय 2 प्लस 1 यानी 2 बाय 3, ये हो गया। फिर जब 3 रखेंगे 3 बाय 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो ये हो गया आपका टेबुलर या रोस्टर के फॉर्म में। इसमें हमें डायरेक्ट एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में बदलने आया होगा। इसको अभी हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, एक्सरसाइज जब करेंगे तो ऐसा और भी सवालों का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नल, या फिर इसको एम्प्टी भी बोला जाता है, एम्प्टी सेट, या फिर इसको वाइड सेट भी बोला जाता है, वाइड सेट। तो ये तीनों एक ही को बोला जाता है, नल सेट बोलिए आप, या एम्प्टी सेट बोलिए, या वाइड सेट बोलिए। इसका डिफाइन कैसे करेंगे? द सेट हैविंग no elements is called empty set। यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट बोलते हैं, या फिर वाइड सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है, ये आपका साइन होता है, इस तरह से फाई बोलते हैं, या फिर जो है इस तरह से स्मॉल ब्रेसेस में अंदर में कुछ नहीं लिखा जाता है, ये आपका नल सेट हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी हम यदि हमें ऐसा लिखा हुआ मिले, सपोज करिए फाई लिखा हुआ है और इसको स्मॉल ब्रेसेस के अंदर में लिखा हुआ है, तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि नल सेट है, जो कि फाई है, ठीक है। तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलिए, जैसे इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे हम बोले ए बराबर, जैसे हम इस तरह से बोले कि एस सच दैट एक्स is the set of even number not divisible by 2, ठीक है। जैसे कि हम बोले एज सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसा आपको सेट बनाना है कि जिसमें कि इवन नंबर आपको लेना है, वैसा इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो आप बोलिएगा वैसा सेट बना ही नहीं सकते हैं, तो इस सेट में जो है एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, दैट मीन्स इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक समझ हो गया, ठीक है। आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और एग्जाम्पल देखेंगे, अभी सिर्फ डिफाइन करते जा रहे हैं और एक एक एग्जाम्पल के द्वारा चीजों को सिर्फ समझते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सिंगलटन सेट। इसको हम लोग बोलते हैं 10, डिफाइन करते हैं इस तरह से, द सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट is called singleton set। यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दें इस तरह से, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं ए बराबर, जैसे हम ले लिए 2, तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया। ऐसे हम डायरेक्ट ए कुछ मानते नहीं है, सिर्फ आपको दिखाते हैं। जैसे 2 मान लिए तो ये भी सिंगलटन सेट, 3 ये भी सिंगलटन सेट, और एक 5, इस तरह से जो हम बताए थे, यानी एक एलिमेंट मात्र इसके अंदर है, इस सेट के अंदर, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिखें कि ए बराबर एस सच दैट एक्स, जैसे कि है ए बराबर एज सच दैट एक्स इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे कि इसमें बोला गया है कि आप सेट बनाइए एज सच दैट एक्स इज ए प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रेजेंट वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उसका सेट बनाने बोलेंगे तो कोई एक ही होगा, 2 या 3 हो नहीं सकता है। तो ये मेरा हो गया सिंगलटन सेट, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग देख रहे हैं पेयर सेट। पेयर सेट, तो द सेट having 2 elements is called pair set। ऐसा सेट जिसमें कि 2 एलिमेंट हो तो उसको हम लोग पेयर सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, a बराबर जैसे हम एग्जांपल ले लिए 2 3, ठीक है। फिर इसी तरह b बराबर एक एग्जांपल आप 3 4 अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो ये आपका हो जाएगा पेयर सेट, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 नंबर हम लोग कर लिए थे, 4 नंबर सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट या इसको फैमिली ऑफ सेट या एक क्लासेस ऑफ सेट भी इसको बोला जाता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द सेट is called set of set, या फिर इसको हम फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट, या फिर हम एक क्लासेस, एक क्लास ऑफ सेट भी बोला जाता है इसको जो है, ठीक है ना। कब? when its element is as a set, यानी उसका एलिमेंट जो है खुद एक सेट हो, ठीक है ना, खुद एक सेट के रूप में दिखे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम आपको बताएं कि a बराबर, जैसे हम ये तो सेट बना रहे हैं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लेंगे वो खुद एक सेट होगा। जैसे कि हम ले लिए 3 4 पहला एलिमेंट, ये एक सेट है। फिर ले लिए यहाँ 2 4, ये भी एक सेट है। फिर जैसे हम यहाँ ले लिए 3, ठीक है। फिर हम यहाँ जैसे ले लिए 5, तो ये तो ए सेट के बारे में यदि हम बोले तो ए सेट का जितना भी एलिमेंट है ये खुद सारा एलिमेंट भी एक सेट है। तो ऐसा जो भी सेट मिलेगा ये मेरा सेट ऑफ सेट कहलाएगा, या फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा, या फिर क्लासेस ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। अब एक बात आप समझिएगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि a बराबर ऐसा लिखा हुआ है 3 4 5 और 7, इस तरह से आपसे यदि हम पूछें क्या ये सेट ऑफ सेट है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है ये सेट के फॉर्म में है, ये सेट के फॉर्म में है, ये सेट के फॉर्म में है, बट ये सेट के रूप में नहीं है, तो ये आपका सेट ऑफ सेट नहीं होगा, ठीक है। और एक छोटी सी बात है इसमें आप ये भी जानिएगा, देखिए जो हम बताए थे ये जो फाई होता है ये आपका सिंगलटन सेट जो होता है, तो सिंगलटन सेट इज द, ऐसे हम नोट करके दिखा देते हैं, इज सिंगलटन सेट ऑफ नल सेट, ठीक है ना। सिंगलटन सेट ऑफ नल सेट डायरेक्ट लिखिए, सेट ऑफ नल सेट, यानी ये जो है नल सेट खुद एक सेट हुआ, फाई जो है अपने आप में एक सेट है और इसका सिंगलटन सेट बन गया है, यानी ये सिंगलटन सेट तो होता ही है, इसके अलावा इसको हम सेट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेट के रूप में है ही, और सेट के अंदर जो एलिमेंट है फाई वो खुद एक सेट है जो कि नल सेट हुआ, ठीक है। तो इसको सिंगलटन सेट भी हम लोग बोलते हैं और नल सेट भी बोला जाता है, सॉरी मतलब ये सेट ऑफ सेट भी बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग,
चलिए आगे 4 हो गया। 5 नंबर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, द सेट having finite elements is called finite set। यानी ऐसा कोई भी सेट जिसमें कि फाइनाइट एलिमेंट हो। फाइनाइट एलिमेंट मतलब आप काउंट कर सकिए उस सेट में कितना एलिमेंट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, ए बराबर सेट लें 2 4 6 8, बस ये 4 एलिमेंट ले तो हम देख रहे हैं इसमें कि इसके अंदर जो है 4 एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। और एक बात है आप और जानिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of finite set, number of element of finite set is called cardinal number of set या फिर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, किसी भी फाइनाइट सेट में जितना एलिमेंट होगा, जितना मेंबर होगा, वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे इसका हम बोलें कि कार्डिनल नंबर कितना हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस ए सेट के बारे में बोलें तो इसको नंबर ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ए जो हम लिख रहे होते हैं, ये इसके अंदर कितना एलिमेंट है, यानी ए का कार्डिनल नंबर कितना है, इस ए से ए जो फाइनाइट सेट है इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इस बात को हम लिख रहे होते हैं। तो ये कार्डिनल नंबर इसका कितना है, 4 है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आया होगा। और जस्ट इसी का इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे तो ये मेरा अगला सेट बन जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, द सेट having infinite elements is called infinite set। यानी ऐसा कोई भी सेट जिसमें एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो, यानी कि आप काउंट ही नहीं कर पाइए कितना है। जैसे कि हम ए बराबर एक एग्जांपल के रूप में आपको बताएं, ए बराबर जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 100, जैसे इसको एन ही बोल दीजिए, नेचुरल नंबर का जैसे हम सेट ले लिए अप टू 100 तक का, तो ये मेरा हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, कितना हुआ 5 6 7। इक्विवेलेंट सेट, समझिएगा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू सेट्स A and B are called equivalent set if both cardinal number will be
इक्वल। देखिए यहां एक चीज जोड़ लीजिए, टू फाइनाइट सेट्स, क्योंकि कार्डिनल नंबर का बात हम तभी कर रहे होते हैं जब मेरा सेट फाइनाइट हो, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट्स A and B are called equivalent set if both cardinal number will be equal। यानी बोलने का मतलब, यदि हम बोलते हैं कि A and B are equivalent set, इक्विवेलेंट सेट यदि हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स, तो इसका मतलब है कि डेट इज नंबर ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ बी का, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाएं, ए बराबर जैसे हम बोल दिए कि सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ए ले लिए, और बी बराबर एक सेट ले लिए हम ए ई आई ओ यू, ये ले लिए। तो आप देख रहे हैं इसका कार्डिनल नंबर यदि हम पूछें तो आप बोलिएगा नंबर ऑफ ए बराबर कितना है 5, और इसका कार्डिनल नंबर पूछें तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना है 5, तो नंबर ऑफ बी है ये, तो नंबर ऑफ बी बराबर 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कार्डिनल नंबर इक्वल है। तो ऐसा जब भी कंडीशन आएगा कि कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाएगा तो ऐसे दोनों सेट को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। आगे चलिए, इक्वल सेट 8 नंबर, इक्वल सेट, टू सेट्स, इसमें भी फाइनाइट दे दीजिए, टू फाइनाइट सेट्स A and B are called equal set if each element of A is the element of B, and each element of B is the element of A, ठीक है। जैसे कि हम बोले टू फाइनाइट सेट्स A and B are called equal set if each element of A is the element of B, यानी एक का प्रति जो भी एलिमेंट हो वो B का भी एलिमेंट हो, and each element of B is the element of A, और B का भी जो एलिमेंट हो वो A का एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको समझाएं तो A बराबर जैसे एक सेट है मेरा 1 2 3, ठीक है, और B बराबर एक सेट जैसे हम ले लिए 2 3 1। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट है, जैसे 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, 3 यहाँ है तो यहाँ भी है, उसी तरह इसका भी एलिमेंट इसमें अवेलेबल है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि A और B दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो है अब जितना पढ़े हैं उससे एनसीईआरटी बुक का पहला एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।